दिस इज आवर पेपर 6 विच इज आवर थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज का। सेकंड हमारा थ्योरी का होता है। थर्ड होता है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल्स, विच मीन्स कि इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट पेपर, थ्योरी पेपर को अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो, आई मीन प्रैक्टिकल को ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो यू हैव द ऑप्शन कि आप ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल कर सको। यहाँ पे ऑल यू नीड टू डू इज टू लुक फॉर टू रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है। सी, अब इसका बिल्कुल पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला हुआ है, वी नो कि दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए जो प्री नॉलेज है वो क्या है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इट्स गोइंग टू बी टू द सेंटर ऑफ द पेंडुलम। सेकंड, हमें क्या पता है हाँ। सिंपल पेंडुलम का कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर में, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज माई एल। ठीक है, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं तो हमारे पास टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंस एक्सपेरिमेंटेशन में जी की वैल्यू वेरी नहीं होती है, तो द ओनली थिंग दैट वी कैन वेरी एंड सी द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द टाइम पीरियड इज द वैल्यू ऑफ एल। तो ये हमारा प्री नॉलेज है चैप्टर नंबर 1 का। अब उसने कहा क्या हुआ है, एंड व्हाट अदर प्री नॉलेज डू वी हैव, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे लेते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस lesser will be uncertainty। यस। और अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स लेके आना है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज। Yes. इंक्रीज। एंड व्हाट अदर डू वी नो फ्रॉम दिस टॉपिक कि टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय नहीं, नंबर टाइम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। यस। टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ। ऑसिलेशन। तो अब ये तो हमने कर लिया जी प्री नॉलेज डिस्कस इसका, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। ठीक है। अब once again, a student adjusts the length of the pendulum until the distance d measured from the bottom of the support to the center of the bob is 90 centimeter. He displaces the bob slightly and releases it to swing. He measures and record in table the time for 10 complete oscillations. Calculate and record in table the time period of the pendulum. The period is the time for one complete oscillations. Complete the table. Now we उसने हमें क्या बता दिया है, this is the time for 10 oscillations. टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लुक फॉर कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद उसने यूनिट्स नहीं लिखे हुए, तो टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकंड, सेकंड एंड सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने टेबल्स की हेडिंग्स फुल करनी है। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप है इसके टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 1.91 और ये क्या हो जाएगा 1.35। 1.35। अब इसका हमने स्केयर ले लेना है, तो स्केयर लेके बताओ क्या आंसर आ रहे हैं। 3.65 3.6. and पहले वाले का 1.82. Yes. किसका 1.82 आ रहा है, सेकंड वाले का। 1.35 का स्केयर लें तो 1.82 आता है। 1.822 कुछ 225. ओके, और ऊपर Yes. वाले का क्या आ रहा है, 1.91 का स्केयर क्या आ रहा है, 3.65. 3.65। 3.65। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल सी चीजें थी। अब देखो कैलकुलेट द टी स्क्वायर, 1 मार्क्स आ गया, कॉलम हेडिंग के 2 मार्क्स आ गए, एंड कैलकुलेट टी स्क्वायर एंड रिकॉर्ड उसके 2 मार्क्स आ गए, बेसिक मतलब मुफ्त के मार्क्स। अब उसने कहा है एक्सप्लेन व्हाई टाइमिंग 10 ऑसिलेशन गिव्स अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूस द एरर एंड बाय taking more oscillations will reduce the uncertainty, भी लिख सकते हैं, uncertainty in the reading,
और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? सर यही बस एक्यूरेट एवरेज पीरियड होगा। बस उसने वो तो, अगर वो कहता कि वैल्यूज कैसे लेनी तब हम इसको लेते ना, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं करना था ना। फिर उसने कहा यूज डिस्क्राइब वन टेक्निक दैट वी यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी व्हेन टाइमिंग द डिस्टेंस। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? वी विल यूज सेट स्क्वायर टू कीप द pendulum straight and in position। अब सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं? सेट स्क्वायर्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं दे आर नॉर्मली लाइक दिस, ट्रायंगल्स होती हैं हमारे पास, उसके इन बिटवीन हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, इट कीप्स द ऑब्जेक्ट इन पोजिशन। ठीक है, सो अब वो मूव नहीं करेगा और हम इजीली डी को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। सो वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स या उसने सेट स्क्वायर्स दिए हो तो उसका द ओनली रीजन ऑफ यूजिंग दैट इज कि हमारे पास जो है इट कीप्स द ऑब्जेक्ट इन पोजिशन, ताकि हम अगर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो भी हम कैलकुलेट कर लें, या वट एवर दे आर रिक्वायरिंग अस टू डू हम वो कर लेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा है describe one technique that we use to improve the accuracy when measuring the time for 10 oscillation। हाँ जी। Measure time for more than 10 oscillation. नहीं, उसे क्या describe one technique that we use to improve accuracy for when measuring the time for 10 oscillation। हाँ नहीं सर, कुछ माइंड में नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले क्या पॉइंट हो सकता है? मेक श्योर स्टॉप वॉच, मल्टीपल मेजरमेंट्स शायद। नहीं स्टॉप वॉच इज हार्ड। बस इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ सकता है कि अभी आया था मेरे जहन में, अभी स्किप हो गया। हाँ, रिएक्शन टाइम माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन टाइम, बिकॉज हम 0.03 सेकेंड्स का रिएक्शन टाइम हमारे पास होता है ना, जिस 0.3 होते हैं अपने 0.03 होता है, स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड। तो वो रिएक्शन टाइम हम नॉर्मली उसे माइनस कर दें तो भी हमारे पास एक्यूरेसी आ सकती है टाइमिंग के अंदर। ठीक है, ओके। फिर उसने कहा था पेंडुलम सपोर्ट is 40 centimeter above the bench, estimate the distance x between the bottom of the pendulum support and the floor। तो क्या वैल्यू होगी? टोटल हाइट उसने हमें कितनी दी हुई थी? 90। एक्स उसने हमें दी हुई थी 90। अब उसने कहा है हमें कि the support is 40 centimeter above the bench, estimate the distance x between the bottom of the pendulum। तो इट वैल्यू इसकी हमारे पास क्या होगी? एंड द फ्लोर, फ्लोर तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 90। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो हम थोड़ा सा ये डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हमने जो भी डी कैलकुलेट किया हुआ होगा, ठीक है, वट एवर द लेंथ फॉर डी इज, वो उसने हमें नहीं बताई हुई, हम स्केल से डी को मेजर करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सर मेजर कर सकते हैं? हाँ उसने दिया ही इस पे हुआ है। हमारे पास जो एग्जैक्ट पेपर में आएंगी ना वो अप टू स्केल डायग्राम्स आएंगी इस तरह के क्वेश्चंस में, उसने मेंशन आउट किया होगा कि अप टू स्केल डायग्राम है कि नहीं है। अगर उसने मेंशन आउट किया कि अप टू स्केल डायग्राम नहीं है तो मतलब इफ द डायग्राम इज नॉट अप टू स्केल तो वो मेंशन आउट करेगा। ओके। ठीक है, तो एनी वैल्यू लेट से आपकी जो भी वो वैल्यू आती है हमने उसको कर देना।
पुट कर देंगे यहाँ पे। And the floor. उसके बाद है a student plans to plot a graph of t square against d, suggest suitable values of d that the student can use to obtain measurements. Suitable values उसने बोला है of d। हमारे पास जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यूज उसको चेंज कर करके टी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। और समझ नहीं आई। जो हमारे पास यहाँ पे डी की जो वैल्यू आएगी ना, इसको वेरी कर लेंगे क्योंकि हम 90 तक जा सकते हैं ना, तो हम एक दफा डी को इतना ले लेंगे, एक दफा डी को इतना ले लेंगे, और इस तरीके से वेरी करते हुए 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स ले लेंगे। मतलब 30, 50, 80। हाँ, वट एवर द रीडिंग्स आर, हम मोर वो रीडिंग्स लेके ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा रीडिंग होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी इन रिजल्ट आएगा हमारे पास। Okay. So vary the value or distance of d and calculate the time period and plot the graph। यहाँ पे हम पॉइंट क्या, greater the number of readings, greater will be accuracy। ठीक है, and that is question number 1। जो उसने कहा है, यहाँ पे एक जी मिस्टेक कर दिया उसने, कहा पेंडुलम सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच, एस्टिमेट द डिस्टेंस। हमें माइनस नहीं करना था, हमें 90 प्लस 40 करना था, टोटल डिस्टेंस 130 सेंटीमीटर बनना। और यानी को ये देखो ना, उसने हाँ टोटल ये वाली जो है उसने हमें ये बोला हुआ है, ठीक है, हमें x को फाइंड आउट करना था। इफ दिस इज 40 सेंटीमीटर, हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 40 सेंटीमीटर है, ये वाली चीज 90 है टोटल, तो हमने इसको ऐड कर देना, तो टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ पे फाइंड आउट करना था। उसने कहा एस्टिमेट द पेंडुलम सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच, estimate the distance x between the bottom of the pendulum support and the floor। ठीक है, ये देखो ना, उसने d की वैल्यू दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस ये उसने 90 Oh, दिया। okay. आई फॉरगॉट टू रीड दैट। 90 plus 40. हाँ, 90 प्लस 40 करेंगे। हाँ ओके। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 90 है, ये वाला कितना है 40, तो हम टोटल x फाइंड आउट करना था, 90 प्लस 40 करेंगे। ओह आई मिस दैट पार्ट। इतना छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स कट जाते हैं, इतना बेसिक सवाल था। डू यू गेट इट Yes. जी Yes. एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. अब थर्मोमीटर का क्वेश्चन है, सबसे पहले देखें अगेन। हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स कंप्लीट करनी है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, और डिग्री सी क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास थर्मोमीटर का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा है ए पार्ट क्या है, वेयर इज ए पार्ट। A student investigate the cooling of the water in a metal container. The student uses a thermometer to measure room temperature. Room temperature is 23 degrees C. Show clearly on figure 2.1 the reading are। 23 डिग्री सी हमें शो करना है, कहाँ पे शो करेंगे? 3 takes from 20. 25 और 20 के बीच में। 23 वन कहाँ पे रहा है, ये 23 की वैल्यू बन रही है, तो हम यहाँ पे शो करते हैं। Yes. तो दिस इज माय 23 डिग्री सी। ऊपर भी हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं,
कि अगर हमारे पास टोटल 130 की वैल्यू बन रही है तो हम कौन कौन सा सेट ऑफ डाटा यूज कर सकते हैं? 80, 100, 120 एंड टोटल डिस्टेंस 130 है, तो हम बस यहाँ तक ही जा सकते हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 60, 80, 100, 120, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास 130 आई है ना, तो 130 से अबव तो हम नहीं जा सकते। तो एनी वैल्यूज इन बिटवीन जो है हम उसको सेट ऑफ डाटा प्रपोज कर देंगे यहाँ। ओके, O- Okay. डू वी अंडरस्टैंड? यस। Yes. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है? बी पार्ट इज दिस। कॉलम हेडिंग हमने कंप्लीट कर दिया, ये 1 मार्क्स आ गया हमारे पास। फिर उसने ग्राफ प्लॉट करने को बोला है, हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। फिर उसने कहा स्टूडेंट स्टेट दैट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप्रोचेस द रूम टेम्परेचर। तो वी नो दैट कि इट्स ये पॉसिबल होता है हमारे पास, कॉज थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, अचीव कब होता है? व्हेन बोथ द टेम्परेचर्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो Yes. स्टेट वेदर योर ग्राफ लाइन सपोर्ट दिस सजेशन और नॉट। अभी हमारे पास वो है तो नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ से हमें जो सेट ऑफ डाटा होना चाहिए कि फास्टर कूलिंग रेट जो होगा वो ग्रेटर इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इनिशियल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा फास्टर जो है रेट ऑफ कूलिंग होगी हमारे पास। और जितना लेस इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? स्लो होगा हमारे पास। ठीक है, सिंस वी डू नॉट हैव द ग्राफ, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस टू रीड द थर्मोमीटर स्केल एट राइट एंगल टू अवॉइड कौन Parallax सा? error. पैरेलल। Parallel. Then a draw meaning cylinder containing water. On your diagram, show the line of sight. हमारा हमेशा क्या होता है, हम उसमें लोअर मेनिस्कस को रिव्यू करते हैं, तो हम वो बना देंगे लोअर मेनिस्कस, और व्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लेबल कर देंगे परपेंडिकुलर व्यू। 2 मार्क्स मुफ्त के आ गए हमारे। ठीक है, we'll get back to this graph section again, और आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। आप इसका ग्राफ लेबल करोगे, ठीक है? लेबल द ग्राफ, सॉरी ग्राफ को ड्रॉ करना, ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है ना सबको। एक्स एक्सिस पे जी। उसने बताया हुआ टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। टाइम हमारे पास किस में है? सेकंड्स के अंदर। अच्छा सर, बस प्लॉट करना है ये इस हाँ टेबल के मुताबिक। जी, ओके। टाइम हमारे पास सेकंड्स में है, और एक सेकंड रीड करने दो। द स्टूडेंट 200 into metric, she places a thermometer on in the container. She records the temperature at t equals to 0. She made the start a stopwatch. She records the temperature at 30 seconds interval. She सर मेरे has ख्याल से हेडिंग 7 sets of केल्विन या reading। नहीं नहीं, उसने कहा 30 सेकंड्स इंटरवल के ऊपर है, बट यहाँ पे उसने 0.51 और ये दिया, विच मीन्स ये टाइम हमारे पास मिनट्स में है। देखो ना, उसने कहा 30 सेकंड्स इंटरवल पे उसने नोट किया, तो यहाँ पे उसने 30, 60, 90, 120, 150, जी। 180 तो नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसने 3, 2.52 और वो, विच मीन्स कि ये टाइम मिनट्स में दिया हुआ उसने हमें। सर तो फिर अनदर, टेम्परेचर कौन सा है इसका? टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सी में ही है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। ओके। अब यहाँ पे हम लेबल कर देंगे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और एक्स एक्सिस का हमारे पास टेम्परेचर है, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 92 -74 डिवाइडेड बाय 6 करके हम निकालेंगे, हमें स्केल कैसे सेट करना है। ठीक है, 7 है। तो 92 -74 डिवाइडेड बाय 6 करें, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये आता है।
तो विच मीन्स हम ईच सेट ऑफ डेटा क्या रखेंगे? अगर हम पहली रीडिंग 70 ले लें, 75, 80, 85, क्योंकि हमें ऑलवेज रिमेम्बर whenever we are drawing the graph हमें 3/4 ऑफ द ग्राफ को यूज करना होता है। ठीक है, हमें जो उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनको हमने बहुत स्लाइड से डॉट से शो करना होता है, या वी कैन ड्रॉ एन एक्स ऑन दैट। हमें उस डेसिमल जो वो कोऑर्डिनेट है उसको हाइड नहीं करना होता अंडर आवर पेंसिल, हमें थिन लाइंस यूज करनी है। ठीक है, प्रॉपर हमने लेबल करना है ग्राफ को, 3/4 ऑफ द ग्राफ यूज करना है, एंड ग्रेडियंट्स के लिए जो आप डेसिमल्स यूज कर रहे हो, सॉरी कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो, वो उसकी लाइंस हमें शो करनी है वहां पर। ठीक है, Okay. 95 एंड 100, तो हमारे पास इस तरह पूरा ग्राफ यूज हो जाएगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमने रीडिंग्स कैसे चूज करनी है। अब यहां से हमें आइडिया हो गया था कि डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 3, मतलब फाइनल वो, विच मीन्स के अब हम लोगों को एटलीस्ट 5/5 का गैप देंगे तो हम 3/4 ऑफ द ग्राफ को यूज कर पाएंगे। ठीक है, Okay. उस तरीके से हम लोग थोड़ा सा चूज कर लेते हैं। बाकी ग्राफ तो बनाना आता है ना? Yes. You would draw the graph and you would justify the statement whatever the examiner have asked in the question. Next question is, do we understand up till here? Is there any question? No. नेक्स्ट इज उसने हमें एच नॉट फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, तो वट एवर द वैल्यू ऑफ एच नॉट है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, जो भी एच नॉट की वैल्यू आ रहा है वो विल नोट दैट ओवर हियर, स्केल की हेल्प से हम उसको मेजर कर लेंगे। उसने कहा है describe two techniques that you use to obtain a focused image. So whenever we encounter a question like this, हमने क्या करना होता है, हम इसको मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ slowly until a clear image is formed. यार इमेज ठीक है, की क्या नाम है, ब्राइटनेस भी Till- इंक्रीज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो तो आपका वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, आप क्या यूज कर रहे हो। हमने कोई चीजें चेंज नहीं करनी, हमने लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव करना है until a sharp image is formed on the screen. ठीक है, सेकंड हमने ये मेक श्योर करना होता है कि slit, lens and screen, they all should be in line and at the same height. ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज वी हैव टू मेक श्योर इन ऑर्डर टू गेट द, और हम क्या कर सकते हैं, रूम शुड बी darkened। तो क्या होगा कि द ओनली दिस लाइट विल इल्यूमिनेट द, और वो स्ट्रे लाइट्स जो है वो हमारे इमेज को इफेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? So whenever you encounter these types of question, these few points can be used depending upon what the examiner is asking. ठीक है, ऐसी रैंडमली नहीं हमने उसको इन कर देना, कॉमन सेंस को यूज करते हुए हमने उसके अंदर आंसर्स करना। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब वट एवर यू वी हमने कैलकुलेट किया हुआ होगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल, हम उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स से 2 and 5 सेंटीमीटर था, डिवाइडेड बाय 2 + 5, यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, बल्कि उसने v बताया हुआ है हमें। The student places the lens and 25 centimeter from the limit. He moves the screen until clear focus image is formed on the screen. He measures the distance v between the center of the lens and the screen. उसने distances दिए हुए हैं हमें, हम वही यूज करेंगे। 25 plus 41.2. जी, 25 + 41 पॉइंट, सॉरी
मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या आंसर आ रहा है। 25 into 41.2 divided by 25 plus 41.2. See what the answer is coming. 14.94. 14.95. 95. तो हम इसको 15 लिख देते हैं, पर उसने Uh, सेकंड फिगर बोला हुआ है। 3 significant. हाँ, तो 14. 14.95 लिख देते 14.95. हैं। और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, इस वजह से। Include the unit. ये चेक कर लो कि आंसर यही आ रहा है। 25 into 41.2 सर डिवाइड बाई 25 फिफ- plus यही 41. आ रहा है। मेरा 15.6 निकला है। चेक करने इसका का क्यों तरीका डिफरेंट आप आ रहा कर लें। नहीं, फिर से करो। 25 times 4. 40. 14.5 ही आ रहा है। 15 पॉइंट ही आ रहा है। जी, पूरा बताओ क्या वैल्यू आ रही है 15 पॉइंट। 15.5589। हाँ ना, अब इसको हम कर सकते हैं इजीली 15.6। इसी वजह से तो उसने ये डिमांड जी किया था, आंसर आएगा तो इस वजह से वो हमसे डिमांड कर रहा है। पहले वाले में वही तो मैं कंफ्यूज होता है कि अगर वो हमसे डिमांड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब उसने कहा था ऑब्जेक्ट इज ब्राइटर देन द इमेज। Complete the sentence to describe the two other ways in which the image on the screen is different from the object. अब क्या हमें पता है कि जब कन्वेक्स लेंस होता है तो इमेज हमारे पास कैसे बनता है? अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड और लार्जर। अपसाइड डाउन विच इज इन्वर्टेड। एंड सेकंड हमारे पास क्या होता है? मैग्नीफाइड। क्योंकि इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बन रहा होगा वो ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या होगा? बिगर होगा। अब उसने हमें u एंड v दोबारा दे दिया है, हम इसको पुट करेंगे एंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या आंसर आ रहा है। 30 into 29.8 divided by 30 plus 29.8। मुनीबा, आपका आंसर ठीक हो गया था कि नहीं? सर मैंने कर लिया था दोबारा। 14 14.95। 15.95। हाँ, क्या आ रहा है? 14.95। राउंड ऑफ करके? यप। तो 14.9 ही लिख लेता है ना। पूरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है 14.9498 सेंटीमीटर। जी फिर उसने कहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट फॉर फोकल लेंथ एफ आर इक्वल विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करें तो ये भी 15 बन जाएगा। ठीक है, एंड इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या बनेगा? 16। अब हमें जो एक्सपेरिमेंटल होती है ना, अप टू 10% तक हमारा एरर आ सकता है। ओके, तो वी नो दैट कि अगर हम 15 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो विद इन द लिमिट आंसर आ रहा है ना हमारे पास। जस्ट जी, सपोजिटली अगर हम एक परसेंटेज निकालें। ठीक है, पर तो 7% आ स्टेटमेंट जाएगी क्या तकरीबन। होगा? यस, द रिजल्ट्स आर विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल। तो जो एटीपी का एरर का फॉर्मूला होता है उसमें आपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर एवरेज करना होता है। तो वट एवर द वैल्यूज आ रही, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ थी तो मैंने एफ लिख दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू 15.6 आ रहा था, मिनिमम इज 14.9 and average was coming out to be 15.25. So when I found out the percentage was coming out to be 4.59, as I told you in the beginning कि मैक्सिमम एरर विद इन द लिमिट 10% हो सकता है। तो ऑब्वियसली इट्स लेस देन 10%, तो इट्स इन द फेवरेबल है कि हम उसको यस में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको बस आपने ये ध्यान देना होता है कि व्हाट पैरामीटर्स ही इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सो द क्वेश्चन डिमांड्स, ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है।
एंड हमने इसके अंदर अपने सारे पॉइंट्स वैलिडेट करके 7 पॉइंट्स सिक्योर करने होते हैं। अब उसने कहा हमसे यहाँ क्या हुआ है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डिफरेंट फ्यूज वायर्स। ठीक है। अब figure shows a circuit fused wires with a selection of different diameters and and metals different diameters and metals भी different है, हमारे पास लेंथ सबकी सेम है। मीटर रूल, एमीटर एंड वेरिएबल रेजिस्टर, वी नो दैट कि हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे आके। तो पहले हमने डायग्राम करनी है। एमीटर कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे। तो हमें 1 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। हमें सर्किट कंप्लीट करना है। अभी मैंने रीड नहीं किया कि उसने क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है। अब उसने कहा स्टेट द सॉरी प्लान एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ वन फैक्टर इफेक्ट द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ फ्यूज। यू डू नॉट नीड टू राइट अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस इन योर प्लान, स्टेट द वेरिएबल्स। बल्कि कंप्लीट द सर्किट आ गया, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। स्टेट द वेरिएबल्स दैट यू यूज टू इन्वेस्टिगेट, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा, हम करंट को करेंगे वेरी। ठीक है। सो वेरी करंट until the wire melts। ठीक है। अब यहां से हम उस करंट की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। अब हम वहां से मेजर करेंगे। अब हम रिलेशनशिप किसके दरम्यान बना सकते हैं, करंट वर्सेस डायमीटर ऑफ द वायर। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द वायर्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है। और यहाँ से करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट सॉरी वेरी करेंगे। हम करंट की वैल्यू को नोट करेंगे अक्रॉस डायमीटर, और फिर उसका रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने कांस्टेंट क्या रखना है। अब हम प्रॉपरली क्या करेंगे, अपरेटस सबसे पहले क्या आएगा, मेथड, क्योंकि हमें कोई एडिशनल अपरेटस रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेथड आएगा, उसमें कहेंगे वी विल अरेंज द सर्किट अकॉर्डिंग टू फिगर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वेरी करंट अप टिल द वायर मेल्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि नोट द वैल्यू ऑफ करंट वर्सेस डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है। अब ये मेथड हो गया हमारे पास। अब कंट्रोल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे, कंट्रोल वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ द वायर। इसके अलावा तो बाकी हमने लेंथ ऑफ द वायर कर लेते हैं, एंड मटेरियल ऑफ द वायर कर लेते हैं। ठीक है। फिर कंक्लूजन्स हम कैसे बिल्ड करेंगे, बल्कि सॉरी एडिशनल ऑपरेटर्स भी लिख देते हैं। एडिशनल ऑपरेटर्स में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, व्हाट एडिशनल ऑपरेटर्स डू वी नीड, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रिक्वायर्ड होगा फॉर डायमीटर। वैसे एडिशनल ऑपरेटर स्टार्ट में लिखते हैं। स्क्रू गेज टू measure the diameter। ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द वायर हो गया, फिर हमने टेबल में कर देना है। अब हमने कंक्लूजन्स लिखना है। कंपेयर डायमीटर
versus current and see if increasing, if का टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने कंक्लूजन अपनी सिर्फ टर्म्स के बेस पे देना होता है. इंक्रीजिंग करंट, सॉरी, इंक्रीजिंग डायमीटर increases the value of current for the wire to melt. ठीक है. If it is increasing, relationship is direct. ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है, आई एम सॉरी राइटिंग इज वेरी बैड. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है. ठीक है, टेबल की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, आप बताओ. मैंने अभी अब बताया भी है, टेबल क्या होगा हमारे पास. What will be the value of table? करंट, और क्या हमने उसके रिस्पेक्ट से किया था, डायमीटर. यही तो हम मेजर कर रहे हैं. बस ये. अब देखो यहाँ पे हमने टाइम को क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ करंट जाके वायर ने मेल्ट होना है. ठीक है, तो हम टाइम को कांस्टेंट नहीं रख सकते, और ना ही हमने स्टॉप वॉच इसलिए यूज की. अब इसके अंदर हमारे पास प्री नॉलेज ऑफ द टॉपिक रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी का पता था कि हमें क्या क्या चीजें थी. इस वजह से हमने एमीटर सीरीज में लगाया, वोल्ट मीटर नहीं यहाँ पे अटैच किया, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर का हमें सिंबल हमने कोर्स वर्क में याद किया हुआ है, तो हमने विदाउट उसमें वो कर दिया. हमने वेरिएबल्स कैसे चूज किए कि भाई उसने हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कि डायमीटर्स डिफरेंट है एंड मेटल्स भी हैं हमारे पास अवेलेबल. तो हम क्या कर सकते थे कि अगर हम मेटल को चूज करते, मेटल वर्सेस करंट को चूज करते, तो हमने कंट्रोल वेरिएबल्स क्या रखने थे कि अब डायमीटर ऑफ द वायर एंड क्या कांस्टेंट रखना था, लेंथ ऑफ द वायर, ये कांस्टेंट रहता. ठीक है, सिंस हमने किसके अगेंस्ट बनाया, डायमीटर वर्सेस करंट के, तो हमने कंट्रोल वेरिएबल्स क्या रखी है कि टाइप ऑफ मेटल जो है वो क्या रखेंगे, सेम. तो ये ओपन एंड क्वेश्चन होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. डू वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. Yes. ठीक. नाउ